यस। जय हिंद अंकित। जय हिंद। स्वागत है आप सबका। आवाज आ रही है अंकित मेरी? यस, जो लोग लाइव जुड़े हैं, आवाज आ रही है सबको? यस, बहुत बढ़िया। तो आज हम लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और टाइम थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया, जैसे मैं पहले ही बोल रहा था कि हम लोग बैच का टाइम थोड़ा चेंज करने वाले हैं। तो आई थिंक ये सबको ये टाइमिंग सूट कर जाएगी। तो अब ज़्यादा समय ना लगाते हुए सीधा अपना स्लाइड ही शुरू करते हैं। बाकी तो मेरे बारे में यहाँ स्लाइड बता ही रही है क्या चीज़ है। यस। तो आज हमें पढ़ना है अंकित न्यूटन के गति नियम, लॉज ऑफ मोशन। और बिल्कुल मैं पहले क्लियर कर दूं, ये पढ़ना नहीं है, ये तो आपकी लाइफ में मैं इस प्रकार से आपको सेट कर दूंगा कि आप कभी भूलने वाले नहीं हैं। और वैसे आपने स्कूल कॉलेज में बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में। तो क्या कहता है कि जितनी भी हमारे जीवन में कह सकते हैं उपलब्धियां हैं फिजिक्स में, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है सर? आइजैक न्यूटन का। यस प्रवीण, प्रवीण आपका स्वागत है। तो सर आइजैक न्यूटन को फिजिक्स का फादर कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में सर आइजैक न्यूटन के बारे में। और उनको कमाल का जो ग्रेविटी आइडिया आया था, आपको पता है, एप्पल ट्री के नीचे आया था। और उसी एप्पल ट्री के आइडिया के कारण ही जो एप्पल का लोगो है वो स्टार्टिंग में एप्पल ट्री था। आप लोगों को अगर पता हो, स्टीव जॉब्स ने इसको स्टार्टिंग में एक एप्पल ट्री माना था, बाद में इसको चेंज किया। तो प्रवीण आपका स्वागत है एंड प्रदीप आपका स्वागत है। तो वो तो बात थी आपके एनसीईआरटी की ब्लू कॉलम की कि क्या क्या उसने लिखा है न्यूटन के बारे में। बहुत कुछ लिखा है न्यूटन का। आप जितना थैंक यू कहें फिजिक्स में उतना कम है। नॉट ओनली लॉज ऑफ मोशन में, ग्रेविटेशन में, टेम्परेचर जो डिफरेंस के कूलिंग लॉ भी न्यूटन ने दिए हैं। विब क्योर को सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाला साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन है। तो आज हम हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है वो है गति के नियम। और मेरा यकीन करें इस क्लास के बाद, यानी इस क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको गति के नियम में कभी भी दिक्कत आने वाले नहीं है। इससे पहले आपने कहीं भी पढ़ा हो, आप फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ के एग्जाम्पल जब पेपर में पूछते हैं तो उसमें थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं। बट आप यकीन करें आपको अब कोई कंफ्यूजन होने वाली नहीं है। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? सभी वस्तुएं अपनी मूल अवस्था में रहना चाहेंगी। क्लियर है? तो सभी वस्तुएं अपनी मूल अवस्था में रहना चाहेंगी अनटिल अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स विल अप्लाइड ऑन इट। यानी अगर हमारी जो प्रारंभिक अवस्था विश्राम में है तो हम विश्राम में रहना चाहेंगे। अगर हम गति में है तो हम गति में रहना चाहेंगे। क्लियर? तो ध्यान रखना है, कभी भी एग्जाम में इस प्रकार की कोई बात आती है, हमारी जो प्रीवियस चीज़ है उसका ध्यान रखना है। हमारी प्रारंभिक अवस्था क्या कहती है कि हम अपने को जिस स्टेट में, उसी स्टेट में रहना चाहेंगे। क्लियर है? तो ऑल थिंग्स विल रिमेन इन इट्स ओरिजिनल और इनिशियल स्टेट अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स विल अप्लाइड ऑन इट। इसको कितने भागों में बांटा है हमने? इसको 3 भागों में बांटा है हमने। तो जड़त्व जो है, जिसको बोलते हैं हमारा जो अवस्था है हमेशा जड़ रहना चाहती है, 3 भागों में कौन कौन से में है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये 3 है, ध्यान रखना है। इनर्शिया हमारे, इनको 3 भागों में इसको मानना है। कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए, इनर्शिया का मतलब होगा हमारी जो प्रारंभिक अवस्था है वो अपने आप को बदलने का विरोध करती है, उसी अवस्था में रहना चाहती है। तो इनर्शिया को 3 भागों में बांटा गया है। आपको एग्जाम्पल आइडेंटिफाई करने होंगे कि किस प्रकार से वो इसकी बात कर रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात कर रहा है, मोशन की बात कर रहा है, या डायरेक्शन की बात कर रहा है। क्लियर? तो 3 भाग हैं इसके, ध्यान रखना है। चलती गाड़ी, क्लियर, चलती गाड़ी से कूदने पर आगे की ओर गिरना, या बॉडी फेल्स फील्स अपवर्ड जर्क व्हेन सडनली जंप्स फ्रॉम मूविंग व्हीकल। ध्यान रखना है, जब आप किसी प्लेटफॉर्म पर छलांग लगाते हैं ट्रेन से, जैसे आप ट्रेन है 10 या 15 की रफ्तार पर और आप चलती ट्रेन में से कूदते हैं, तो ट्रेन गति में है, आपका शरीर भी गति में है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ट्रेन खाली गति में है, हम गति में नहीं है। तो इस कारण से यस, स्वागत है आपका। तो ध्यान रखना है, मिस्टर कंपनी आपका स्वागत है। तो चलती गाड़ी से कूदने पर आगे की ओर गिरता है जब व्यक्ति, तो उसमें कौन सा जड़त्व लगता है? ध्यान रखना, उसकी पुरानी पुरानी अवस्था है, उसी हिसाब से हमें इनर्शिया को आइडेंटिफाई करना होगा। आपको बताना होगा कि इनर्शिया ऑफ
रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, ये इनर्शिया ऑफ मोशन है, क्योंकि वो व्यक्ति पहले चल रहा था। आपको ऐसा लग सकता है कि यार ट्रेन चल रही है, मैं थोड़ी चल रहा हूँ, मैं तो उसमें रेस्ट में ही बैठा हूँ, लेकिन अगर ट्रेन चल रही है तो आप भी चलते माने जाएंगे। यस, स्वागत है आपका श्रेया एंड रेणुश्री, आपका स्वागत है रावत। तो जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, अभी हमने बस स्टार्ट ही करा, हमें 5-7 मिनट हुए हैं। हम गति के नियम पढ़ने वाले हैं और तीनों के टाइप के जितने एग्जाम्पल हैं एग्जाम में पूछे गए, उन सारे एग्जाम्पल को आज हम उनका पोस्टमार्टम करने वाले हैं, उनका अच्छे से डिटेल जानने वाले हैं। वो हमें बड़े कंफ्यूज कर देते हैं, कई बार हम पहले और तीसरे में परेशान हो जाते हैं, कई बार पहले और दूसरे में परेशान हो जाते हैं। तो ये कंफ्यूजन अब मैं दूर करने वाला हूँ आप लोगों की, कि जब कभी भी आए तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएं ये पहला लॉ है, दूसरा है या तीसरा है, और उसमें भी फिर फर्दर ये लॉ ऑफ इनर्शिया है, यानी इनर्शिया में कौन सा इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो बोल रहा है कि जब आप चलती गाड़ी से कूदते हैं या बॉडी फील्स अपवर्ड जर्क व्हेन सडनली जंप्स फ्रॉम मूविंग व्हीकल, तो इसको आप कौन सा इनर्शिया मानेंगे? आप इसको मानेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। ध्यान रखना है, इनर्शिया ऑफ मोशन मानना है इसको। अगर पेपर में कभी आ जाए कि आप चलती ट्रेन में से प्लेटफॉर्म पर कूदते हैं तो मोशन, क्लियर हो गया? ये तो ठीक है, पहला नियम है, क्योंकि आपकी जो पुरानी अवस्था है आप उसी अवस्था में रहना चाहेंगे। हम कई एग्जाम्पल अलग अलग लेंगे ताकि हम बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। एग्जाम्पल कई ले लेंगे तो आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। क्लियर? तो इसमें और क्या बोलता है, रुकी हुई मोटर कार, रुकी मोटर कार या घोड़े के अचानक चलने पर व्यक्ति का पीछे की ओर गिरना। When motor car or horse suddenly increase its speed, man feels backward jerk। ध्यान रखना है, हॉर्स राइडिंग का एग्जाम्पल है, और आपने सुना ही होगा हॉर्स राइडिंग में पानीपत घोड़ा बड़ा फेमस हुआ था। अगर आपने पढ़ा हो, एक एकेडमी है या एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, आईएमए सुना होगा आपने शायद। आईएमए सुना है आप लोगों ने? इंडियन मिलिट्री एकेडमी, देहरादून में। तो ये आर्मी का, मिलिट्री का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर एक घोड़े का, एक अड़ियल घोड़े का नाम था पानीपत। क्लियर? और पानीपत की बड़ी फेमस स्टोरी हुई थी, बिकॉज इसकी दया याचिका डाली गई थी सर एपीजे अब्दुल कलाम को। उस समय वो प्राइम प्रेसिडेंट थे इंडिया के। आपको पता है आर्मी का सुप्रीम कमांडर होता है प्रेसिडेंट। तो उनकी, क्योंकि आपको पता है एक निश्चित उम्र अवधि के बाद घोड़े को, जब घोड़ा बूढ़ा हो जाता है उसको गोली मार दी जाती है, आर्मी में ऐसा नियम है। लेकिन पानीपत घोड़े को गोली नहीं मारी गई, क्योंकि इसका इतिहास बड़ा अच्छा था। पानीपत एक बहुत अड़ियल घोड़ा था, और आपको पता है कि पानीपत नाम इसका क्यों रखा होगा, बिकॉज पानीपत की वॉर्स फेमस है, जंग फेमस है, लड़ाइयाँ फेमस हैं। और इस कहते हैं इसका इतिहास इतना अच्छा था कि इसकी पीठ पर जो भी इनर्शिया के एग्जाम्पल को जिसने जीत लिया, यानी जो भी इसकी फीट पर कब्जा कर लिया, वो आगे चलकर एक बहुत बड़ा अफसर बना। तो इस कारण से उसको, इसके जो अच्छी चीज़ों को देखते हुए वो घोड़े के उसको दया याचिका स्वीकार कर ली एपीजे अब्दुल कलाम ने, और उसको नहीं मारा गया। तो आप लोगों को याद रखना, कभी भी इस प्रकार की कोई बात आती है कि कोई हॉर्स राइडर है, तो वो गति के पहले नियम या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के तहत पढ़ा जाएगा, और आपको आइडेंटिफाई करना होगा पहला में भी कौन सा इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्ट मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ध्यान रखना, जब चलता हुआ घोड़ा बहुत तेजी से रुकता है, तो जो आप पुरानी अवस्था आपकी वो मोशन में थी, अचानक आप रुके तो आप गिरेंगे किससे? इनर्शिया ऑफ मोशन से। और जब घोड़ा रुका हुआ था, जैसे अभी उसकी घुड़सवारी हुई, दूल्हा आपने सुना होगा इंडिया में, तो अब घुड़सवारी के बिना विवाह होता नहीं है, शादी होती नहीं है। तो बेचारे को एक्सपीरियंस नहीं था ज़्यादा, तो पहली दफ़ा बैठा था घोड़ी पर, तो दोस्तों ने थोड़ी मस्ती करी और पटाखे जला दिए, तो घोड़ी आगे और दूल्हा नीचे। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज वो इनर्शिया को अच्छे से नहीं जानता था। उसके गिरने का कारण था इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आप लोगों को याद रखना है इसको, हर बारी घोड़े समझना ऐसा नहीं है। बस आप बाइक में भी ऐसा महसूस करते हैं, अगर बाइक की गद्दी में बैठे हैं आप, जैसे ही बाइक की गद्दी में आप बैठे, वैसे बाइक स्टार्ट करी और तेजी से निकाल दी, तो आप वहीं के वहीं रहेंगे। इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो आपको ये जो डिफरेंस है वो क्लियर करना होगा, समझना होगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। क्लियर? तो यस, इसमें दोनों एग्जाम्पल आपने कवर कर लिए। अगली स्लाइड में हम बढ़ते हैं। यस, बस के अचानक मुड़ने पर, कार स्टार्ट सडनली। यस बिल्कुल अंकित, अगर कार स्टार्ट करती है सडनली, वो मेरे ख्याल आगे शायद नहीं, ठीक है,
तो अगर कार सडनली स्टार्ट करती है, सेम वही है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ध्यान देना, कार अगर रेस्टिंग स्टेट से मोशन स्टेट में आता है तो उसका पुराने वाला आपको लेना है, बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको, ध्यान रखना है, पुरानी अवस्था को ध्यान रखना है। कई बार वो कंफ्यूज करने वाला पूछ लेता प्रश्न। यस, अभिनव शर्मा आपका स्वागत है। तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। कभी आपको इस प्रकार की कोई बात करता है कि कोई रोडवेज की बस है, उसकी रफ्तार 30 है, अचानक 30 से वो 40 हो जाए, तो आपको चोट लगेगी किससे? आप बता सकते हैं जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अंकित, अभिनव एंड रेणुश्री, श्रेया, प्रवीण, प्रदीप, जितने लोग जुड़े हैं साथ में, सभी के लिए क्वेश्चन है। रोडवेज की बस की रफ्तार 30 थी, वो अचानक 30 से 40 में रफ्तार में आ गई, तो व्यक्ति गिरेगा। उसके गिरने का कारण इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ मोशन? क्या कहते हैं आप लोग? जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, कोशिश करें जवाब देने का। क्या कहते हैं आप लोग? 30 से जब 40 की रफ्तार वो लेता है, यानी 30 से जब 40 करता है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट माना जाए या इनर्शिया ऑफ मोशन माना जाए? तो ध्यान रखना है, अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है, यस बिल्कुल आंसर आने लगा है, तो आप लोगों को भी सबको ध्यान करना है। अभी इस प्रकार का कोई एग्जाम्पल पूछता है तो ये देखना है, पुरानी अवस्था थी 30, अगर हम दोनों को कंपेयर करें, हम कंपैरेटिव देखें तो 0 से 10 माना जा सकता है। क्लियर? यानी रिलेटिव हम ये कह सकते हैं कि पहले वो 0 पर था, वो 10 में आ गया। ये स्वागत है आपका गगन कुमार। तो एग्जाम्पल इस प्रकार का कभी आपको आ जाए कि 30 से 40 हुआ है, तो आपको इसको इनर्शिया ऑफ मोशन नहीं लेना है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट लेना पड़ेगा। मेरी बात अच्छी तरह समझना, बेशक से वो मोशन में है, लेकिन अगर उसकी रफ्तार बढ़ेगी तो टूट फूट किससे होगी? इनर्शिया ऑफ रेस्ट से होगी। बिकॉज रिलेटिवली हम ये कह सकते हैं कि वो 30 की बजाय 0 पर था और 0 से अचानक रफ्तार कितनी बढ़ाई उसने? 10, क्योंकि हमें जो टूट फूट होनी है वो हमारी वेलोसिटी में चेंज होने से होनी है। ठीक हो गया? तो 30 से 40, तो हम ये कह सकते हैं कि वो 0 था और 0 से 10 हो गया। अगर 30 से 30 में होगा तो कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आप लोगों को बात याद रखनी है कि अगर कोई रोडवेज की बस चल भी रही है और चलते समय भी अगर वो इस प्रकार की कोई बात करता है कि चलते चलते भी रफ्तार बढ़ा ली, तो पुरानी को हम मानेंगे 0 पर और बड़ी रफ्तार को हम उस हिसाब से आइडेंटिफाई करेंगे कि जैसे और 50 से 60 हुआ तो हम कहेंगे 0 से 10 हुआ। ठीक हो गया? और 50 से 70 हुआ तो हम कहेंगे 0 से 20 हो गया। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट, बस के अचानक मुड़ने पर व्यक्ति का छत से नीचे गिरना। क्लियर? तो आपने देखा होगा शायद, हालांकि मैंने भी इंजीनियरिंग की है, तो हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए। कभी कभार ऐसा हो जाता था कि हमारा जो कॉलेज था वो सिटी से करीबन 15 किलोमीटर दूर था, तो हम लोग बस में जाते थे, रोडवेज की बस में। तो कई कई बार ऐसा हो जाता था कि बहुत ज़्यादा क्राउड होता था। यस यस बिल्कुल अंकित, हालांकि ये ऐसा करना तो नहीं चाहिए, बट अब किया है तो इसमें कुछ शर्माने वाली बात नहीं है। बच्चे हैं, बंदर तो होते ही हैं, तो बचपन में ऐसी शरारतें हो जाती हैं। लेकिन उससे एक चीज़ सीखने को मिली कि ये बस की छत वाली जो बात कर रहा है, बट हमने कभी सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं तोड़ा, छत पे भी बड़े नियम से बैठे थे। तो वो बात क्या बोल रहा है कि जब बस की छत पर, लेकिन हम में से एक दो होते थे शरारती, तो अगर वो छत पर खड़ा है और उसने कोई हैंडल भी नहीं पकड़ा हुआ है और सडनली अगर बस मुड़ती है, तो देखिए अब बस अगर इस डायरेक्शन में जा रही तो इसी डायरेक्शन में आपकी बॉडी भी रहना चाहिए। तो ये क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और अगर बस अचानक टर्न करती है, खतरनाक मोड़ लेती है, तो आप इसी डायरेक्शन में रहना चाहेंगे, इसीलिए चोट लग सकती है। तो जो ये बात आ रही है कि वो लड़का जो शक्तिमान बनने की कोशिश कर रहा है बट वो बन नहीं पाया, तो इसका कारण क्या था? उसने इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया। ध्यान रखना है, इनर्शिया यानी जड़त्व, जिस दिशा में आप जा रहे थे आप उसी दिशा में रहना चाहेंगे। ये स्वागत है आपका अनात्मा जावेद, आपका स्वागत है। तो क्लियर हो गया? तो आपको ध्यान रखना है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नाउ ये भी बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है पोस्ट कार्ड वाला। पोस्ट कार्ड वाला अगर कभी आपको एग्जांपल आता है, पोस्ट कार्ड पर अचानक बल लगाने पर सिक्के का ग्लास में गिरना। व्हेन वी अप्लाइड सडन फोर्स टू अ पोस्ट कार्ड, कॉइन फेल डाउन इनटू द ग्लास। तो ये ग्लास रखा, हालांकि अब तो पोस्ट कार्ड का जमाना चला गया। हम लोगों ने तो, मैंने तो खुद पोस्ट कार्ड लिखे हैं,
मतलब आप लोगों ने तो मेरे ख्याल पोस्टकार्ड शायद देखे भी नहीं होंगे, बहुत किया है एक्सपेरिमेंट। और बहुत बढ़िया अंकित। इसीलिए आप अंकित जितने भी लोग ग्रुप में जुड़े हैं सबको मैं यही विश देता हूं कि आप लोग अपने एक्सपेरिमेंट की बदौलत ही अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही है अंकित, ध्यान रखना जितने भी लोग जुड़े हैं, बिना एक्सपेरिमेंट के आप लोग अपने डेस्टिनेशन को अचीव नहीं कर पाएंगे। आपका जो टारगेट आपने बनाया है वो एक्सपेरिमेंट जो अपने लाइफ में किए बहुत काम आने वाले हैं। आपके जो भी छोटे भाई, यस गुड इवनिंग अनात्मा, आपका स्वागत है। तो इस प्रकार की कोई भी पेपर में बात आती है कि चाहे कॉइन वाला एग्जांपल पूछ के ले आपको, चाहे घोड़सवार वाला, ये सारी वही बता पाएगा जो इमेजिनेशन में स्ट्रांग होगा। तो आप लोगों को इमेजिनेशन तगड़ी होनी चाहिए और बचपन की शरारत बिल्कुल काम आनी चाहिए। और अपने छोटों को यही गाइड करो कि स्कूल में बिल्कुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, एक्सपेरिमेंट करो, कुछ चीजें बनाओ, कुछ चीजें तोड़ो भी, लेंस से कभी कभी किसी का हाथ जलाओ, तब मजा आएगा और तब वो सीखेंगे। क्लियर हो गया? तो पोस्ट कार्ड पर जब वो सडनली फोर्स लगा रहे हैं तो आप देखेंगे पोस्ट कार्ड तो आगे निकल जाएगा। यस अश्वनी, आपका स्वागत है। तो पोस्ट कार्ड तो निकल जाएगा और ये कॉइन जो है वो ग्लास के अंदर गिर जाएगा। तो पोस्ट कार्ड पर अचानक बल लगाने पर इस सिक्के का ग्लास में गिरना, तो ये क्या होगा? इनर्शिया ऑफ ये जो गिरना लिखा है इसको क्या कहेंगे हम? ये है रेस्ट। ये वही सेम एग्जांपल है जैसे आप बाइक के गद्दी में बैठा तो अचानक बाइक वाले ने बाइक को आगे कर दिया तो आप वहीं के वहीं रहे। तो ये क्या है? इनर्शिया ऑफ, यस इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ध्यान रखना है इसको। हिंदी मीडियम में कोई जुड़ा है तो उसको बोलेंगे विश्राम का जड़त्व। ठीक हो गया? पोस्ट कार्ड। और ये जितने भी इनर्शिया के एग्जांपल है, कभी एग्जाम में आपको आ जाए न्यूटन फर्स्ट लॉ का, जो हम किस और नाम से भी जानते हैं, इसको ही गैलीलियो लॉ भी कहते हैं। क्लियर? जितने भी लोग जुड़े ध्यान रखना। हालांकि गैलीलियो का नाम आता है टेलीस्कोप के लिए, इन्होंने दूरबीन की खोज की थी। लेकिन कभी भी कह दे इनर्शिया को सर आइजैक न्यूटन के अलावा और किस वैज्ञानिक ने आइडेंटिफाई किया था? वो थे गैलीलियो। तो आपको बिल्कुल समझना है, गैलीलियो का नाम टेलीस्कोप के अलावा इनर्शिया के साथ भी जोड़ा जाता है। इनफैक्ट स्टार्टिंग में इन दोनों को अलग अलग पढ़ाया जाता था, बट बाद में ये मर्ज हो गए, यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड गैलीलियो लॉ इसको ही कहा जाता है। और इसका अल्टरनेट नेम ही है लॉ ऑफ इनर्शिया। यस पुनीत, आपका स्वागत है। तो कभी भी एग्जाम में आपको इस प्रकार के कोई क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, न्यूटन फर्स्ट लॉ को गैलीलियो लॉ बोलते हैं, इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया या जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है? तो बिकॉज मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, तो हम दोनों लेकर चल रहे हैं। अब एक बार फिर दोबारा बताना चाहूंगा, मीडियम से सिलेक्शन ना तो होता है ना रुकता है, मेहनत से होता है। आपका मीडियम कोई भी हो, आप मेहनत खूब करें, आप सिलेक्शन जरूर पाएंगे। यस अगला है गद्दे से पीट पीट कर धूल बाहर निकालना, डस्टिंग ऑफ फोम और मैट्रेसेस बाय सडन फोर्स। शायद आपने इस प्रकार का कोई सफाई अभियान घर पर चलाया हो। इंडिया आपको पता है पिछले कई सालों से एक सफाई अभियान में बहुत जोर दे रहा है। तो इस प्रकार के सफाई अभियान कैसे चलाते हैं कि एक गद्दा लिया, देखो जो काम आज की डेट में वैक्यूम क्लीनर नहीं कर पा रहा, देख रहे हैं आप, वैक्यूम क्लीनर तो क्या करता है, उसके ऊपर की धूल खींच लेता है, लेकिन अंदर जो धूल है उसके लिए तो हमें वही पुराना ट्रेडिशनल जो तरीका चलता आ रहा है 50 साल 60 साल 100 साल पुराना, वही तरीका चलाते हैं। मतलब क्या करेंगे आप, गद्दा लिया आपने या कोई पर्दे की पिटाई करो, आप डंडा लो और दे धड़ाधड़ आपकी पिटाई करना शुरू कर दो। तो होता क्या है इसमें अंकित, जब भी आप या जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, पुनीत, अश्विनी एंड अनात्मा, अंकित, जितने लोग हमसे जुड़े हैं सभी लोग आप रेस्पॉन्ड करते रहें ताकि आप लोगों को भी लगे कि आप लोग भी जीवंत हैं और मुझे भी लगे हाँ मैं भी थोड़ा बहुत समझदार हूँ, मुझे भी थोड़ा बहुत ऐसा फील होता रहेगा। क्लियर? तो जब हम गद्दे को लाठी मारते हैं तो होता क्या है, गद्दा आगे निकलता है लेकिन धूल वहीं का वहीं रहता है। तो होता क्या है, धूल वहीं का वहीं रह रहा है, यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण धूल सेपरेट हो जाता है। मेरी बात आपको समझ में आई? आपने गद्दे पर जब लाठी मारी तो क्या हुआ, गद्दा आगे निकल गया, धूल वहीं का वहीं रह गया। तो डस्ट सेपरेशन किससे हुआ है? ये इनर्शिया ऑफ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस अनात्मा बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया, तो ध्यान रखना है
बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। आप में से जितने भी लोग जुड़े हैं लाइव चीज़ों को फील करें। और अभी तो ये फिजिक्स चल रही है और फिजिक्स के बाद हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे और ये सारी इमेजिनेशन आपको काम आने वाली है। ठीक है, आप में से हो सकते हैं कई लोग फिजिक्स में बहुत स्ट्रांग हो या बायोलॉजी में स्ट्रांग हो। अगर आप सब में स्ट्रांग होना चाहते हैं तो आपको ऐसे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा कि मैंने अपने घर में एक्टिविटी में मैं इन्वॉल्व होता हूँ, सफाई अभियान में भी मैं लगता हूँ और मैं बचपन में मैंने शरारत भी की है। और अपने बड़े भाई या छोटी बहनों के साथ जो आप डिस्कशन करते हैं, वो डिस्कशन को आप अगर यहाँ लाएंगे अपनी पढ़ाई के डिस्कशन को या शरारतों को, तो आप देखना कैसा मजा आने लग जाएगा। ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ खतरनाक से पेजेस हम टटोल रहे हैं। नॉर्मली आपको पता है जब कभी भी लॉज ऑफ मोशन की बात स्कूल कॉलेज में हम करते थे तो एकदम से बढ़िया बढ़िया चश्मा लगाए हुए, मतलब मैं किसी का जोक नहीं बना रहा हूँ, मैं अपने स्कूल की बात बता रहा हूँ। तो बढ़िया बढ़िया 6 नंबर का चश्मा लगाकर समझाने का प्रयास करते थे और उसमें बड़ा हमें फील होता था यार कुछ हमारे घर की बात क्यों नहीं करते हैं। तो बिल्कुल करनी ही चाहिए, आप लोगों को इस डिस्कशन का पार्ट होना ही चाहिए। ये स्वागत है आपका कानू, बिल्कुल स्वागत है आपका। तो ये कोई ऐसा नहीं लगना चाहिए जो भी लोग हमसे जुड़े हैं कि जस्ट हम लोग कोई वो पेजेस पलट रहे हैं। हम लोग रूटीन की जो बातें होती हैं हमारे घर में, हमारी लाइफ में, वो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और मजा आना चाहिए और ये 1 घंटा हमें कम लगना चाहिए। और अगर हमें 1 घंटा पढ़ते कम लग रहा है तो हम सही प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, सही जगह बैठे हैं। और हमें लग रहा है यार क्या यार ये पका रहा है टीचर, बहुत देर से बैठा हुआ है और फटाफट क्लास खत्म हो तो मैं छोड़ूं क्लास को, तो फिर हम सही प्लेटफॉर्म पर नहीं बैठे हैं। क्लियर हो गया? यस। तेज गोली का कांच में छेद करना, याद होना जब बुलेट का रफ्तार तेज होगा तो ग्लास ओनली अ ग्लास होल, इसके अंदर एक छेद होगा। लेकिन अगर बुलेट का रफ्तार जो है वो रफ्तार थोड़ा भी धीमा हो जाए तो कांच में बड़ी दरार पड़ेगी और कांच पूरा गिर जाएगा। तो समझ में आ रहा है आपको? कभी इस प्रकार की कोई क्वेश्चन आता है कि देखिए इसको ऐसे समझिए, खिड़की पे जो कांच लगा है वो रेस्ट में और रेस्ट में रहना चाहेगा। जब आपने इसको कोई बुलेट से गोली मारी तो देखिए क्या हो रहा है, बुलेट आया और कांच को अपने साथ तब ले जाएगा जब इसकी स्पीड थोड़ी कम होगी। क्लियर? वही गद्दी वाली बात है कि आप गद्दी में बैठे और गद्दी अगर धीरे धीरे चलेगी तो आप गद्दी के साथ चले जाएंगे। लेकिन अगर बुलेट बहुत तेज होगी तो कांच वहीं का वहीं रहेगा और जहां बुलेट टकराएगी सिर्फ वहीं छेद होगा। तो ओनली अ ग्लास होल। यस, शशिकांत आपका स्वागत है। तो ओनली अ ग्लास होल बाय स्पीडी बुलेट, कभी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना है इसको क्या मानना है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वैसे एक बात याद है ना, सचिन चौधरी आपका स्वागत है। तो ध्यान रखना कभी भी आपको एग्जाम में आ जाए, ज्यादातर इनर्शिया फर्स्ट लॉ में इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल है ज्यादातर। तो आप लोगों को समझ में आए तीनों? यस, जितने भी लोग जुड़े हैं, अश्वनी एंड पुनीत, गायत्री, सबको समझ में आए? जितने आप लोग पहले इनर्शिया यानी जो पहला लॉ है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसमें जो फर्दर टाइप पूछ ले आपको कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होगा, तो आपको आइडेंटिफाई करने होंगे। जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, हम लास्ट में 5-7 मिनट का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग सभी एकदम तैयार रहना रिवीजन के लिए। क्लियर? और किसी को बताने या दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए। ठीक है? क्योंकि आपको पता है कुछ स्पेशल क्लासेस में एक दूसरे को कमेंट शायद विजिबल नहीं होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ हमारे बैच में कम से कम 10 स्टूडेंट के आसपास जुड़े हुए हैं। वो अलग बात है कि आप लोग शायद एक दूसरे के जो कमेंट है वो नहीं देख पा रहे होंगे, तो कुछ लिमिट होती है ऐसी। जब हम इस कोर्स को प्लस कोर्स में लेकर जाएंगे तो वहाँ पर ये विजिबल हो जाता है, बट इसकी कुछ लिमिट होती है। बट नेवरदलेस हमने किसी को दिखाने बताने के लिए नहीं पढ़ना, हमें इस जॉब को क्रैक करने के लिए पढ़ना है। क्लियर हो गया? तो और सही मायने में तपस्या तो ऐसी होती है जहां पर आपका नज़र सिर्फ अर्जुन की तरह आपके लक्ष्य पर है, कहीं और नहीं है। ठीक है? ग्रुप में तो कई, यस हेलो, यस शशिकांत स्वागत है आपका। तो यस, अब हम पढ़ने वाले हैं गति का दूसरा नियम। ठीक है? हमने अभी तक जो बाद में जुड़े हैं सभी लोगों को बता रहा हूं, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने न्यूटन के लॉ पढ़ रहे हैं हम, लॉज ऑफ मोशन, और उसमें अभी हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा है और अभी हम दूसरे लॉ पर आ गए हैं। दूसरे नियम के बारे में किस किस प्रकार के एग्जाम्पल आते हैं वो सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम तीसरे नियम को जानेंगे, उसमें एक्शन फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो सारी बातें भी हम इस क्लास में आज कवर करने वाले हैं। यस,
गति का दूसरा नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो कभी एग्जाम में आपको आ जाए, मैंने सीधा मक्खन मक्खन निकाला है, यानी फालतू की लाइनें मैंने एलिमिनेट कर दी। अब आपको पता है डेफिनेशन में तो हम उस्ताद है रट्टा मारने में, हमने पता नहीं कितनी डेफिनेशन निकाली होंगी, आपकी बुक से आपको याद आती होंगी, इतनी जबरदस्त इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन निकालते थे। बट अभी हमें इस पेपर की जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो CDS है, एपकैट है, चाहे वो सेंट्रल आर्म फोर्सेज है, एयरफोर्स है, नेवी है, उसके लिए हमें सिर्फ ये कीवर्ड्स हमें चाहिए जो वो मैंने आपका काम आसान कर दिया। मैंने उस दूध में से क्रीम या कहें उस दही में से मक्खन निकाल दिया है, तो आपको फिर लस्सी की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं खाली उस क्रीम में से। तो कभी एग्जाम में आ जाए आपको किसको मेन फोर्स लॉ या फोर्स लॉ के नाम से जाना जाता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को, बिकॉज ये जो डेफिनेशन है F बराबर ma, ये किससे निकली है, सेकेंड लॉ से निकली है। और इसको स्प्रिंग एक्शन भी कहते हैं। कहीं भी आपने सेफ्टी के लिए सस्पेंशन या स्प्रिंग लगा देखा हो तो वहां पर आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, इलास्टिसिटी बढ़ेगी तो उसका टॉलरेंस बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा उसके क्रैक नहीं होगा, वो ज़्यादा फोर्स बियर कर सकता है। तो आपको याद रखना है कभी भी इस प्रकार की कोई बात आती है, सेकेंड लॉ। और इसको मैं यहाँ पर डेफिनेशन देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको, अच्छा अंकित आपको आवाज आ रही है? काफी लोग जुड़े हैं, जो सभी को पूछ रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक शशि को कुछ दिक्कत आ रही है, शशिकांत को। अंकित आवाज आ रही है साफ या कुछ दिक्कत है? जो लोग जुड़े हैं रेस्पॉन्ड कीजिए, बिकॉज आई थिंक शशिकांत को कुछ दिक्कत आ रही है। किसी और को भी आवाज में दिक्कत है क्या? एक बार शशिकांत आप रिफ्रेश कीजिए, आई थिंक बाकी लोगों को आवाज ठीक आ रही है, एक बार फिर से आप रिफ्रेश कीजिए, नहीं तो फिर मैं अपने एंगल से देखूंगा। बाकी जितने लोग जुड़े हैं, अंकित एंड गायत्री एंड ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग के समय अंतराल, ये ध्यान रखना है, ये सब डेफिनेशन में आप लोग उस्ताद हैं, मैं आपको सीधी मेन पॉइंट बताने वाला हूं जो आपके काम आएगी। ओके ओके ठीक है, अंकित को वॉइस क्लियर आ रहा है, तो ठीक है। शशि एक बार आप फिर से रिफ्रेश कीजिए, शायद आपकी तरफ से कोई दिक्कत हो, ठीक हो जाए। तो क्या बोलता है, ध्यान रखना है, इस चीज को थोड़ा देखना है, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। थोड़ी देर के लिए आप ये मान लो, मोमेंटम यानी आपका m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट कर दें अगर, तो हम कह सकते हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम इंटरवल। यानी अगर आपने टाइम इंटरवल बढ़ाया तो फोर्स का इंपैक्ट खत्म हो जाएगा या फोर्स का इंपैक्ट कम हो जाएगा। यही सेकंड लॉ है, आप कैसे मर्जी पढ़ो इसको, कितना मर्जी टिपिकल करो, मुश्किल करो, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है इसको समझने का। अगर आप समझना चाहते हैं, याद ना, फोर्स के इंपैक्ट को अगर आपको कम करना है तो टाइम इंटरवल बढ़ा दो। कहने का मतलब, जैसे मैं आपके शरीर पर 100 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं सडनली, अचानक, तो 100 न्यूटन का फोर्स टूट फूट कर सकता है, हड्डी तोड़ सकता है। लेकिन अगर ये 100 न्यूटन का फोर्स आपकी बॉडी में मैंने एंटर करवा दिया 60 सेकंड में, तो ये कुछ भी नहीं करेगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको ये बात याद रखनी है, सेकंड लॉ यही कहता है कि किसी तरह सस्पेंशन बढ़ाओ, टाइम लिमिट बढ़ाओ और फोर्स के इंपैक्ट को कम करो। ठीक हो रहा है, समझ में आ रहा है? गाड़ियां जितनी, बाइक, शॉकर, ये सब क्या करते हैं, टाइम लिमिट बढ़ा के फोर्स के इंपैक्ट को कम कर देते हैं। ठीक है, तो स्वागत है आपका गौतमी बाहर, आपका स्वागत है। तो कभी भी आपको आ जाए कि सेकंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स इज इनवर्सली टू टाइम इंटरवल। ठीक है, और यहाँ पर हमने मोमेंटम को कांस्टेंट मान लिया। और अगर आप इसको dp को हम क्या कह सकते हैं, mv, और अगर हम dv अपॉन dt कर दे तो क्या हो जाएगा, ma, बिकॉज कांस्टेंट यहाँ 1 आता है, तो f बराबर ma। तो ये जो कभी एग्जाम में आपको पूछता है, ये स्वागत है आपका राहुल यादव, तो कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए कि कहाँ से निकला है फोर्स लॉ, सेकंड लॉ से निकला है। ठीक है, तो तीनों लॉ में जो डिफाइन किया है f बराबर ma, वो दूसरे लॉ ने डिफाइन किया है। यस, अगली स्लाइड में चलते हैं हम लोग। यस, अब आ गए हैं आपके एग्जाम्पल, यही आपको पेपर में ज्यादा पूछता है, गाड़ियों में शॉकर या स्प्रिंग का प्रयोग। ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर यूज्ड इन कार्स एंड बाइक्स, अच्छी तरह समझना है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, इमेजिन करो बढ़िया ढंग से, जैसे कोई साधारण कार है, ये स्वागत है आपका मिस्टर जेसीबी, स्वागत है आपका।
तो कभी भी आपको कहता है कि एक साधारण मारुति 800 कार और एक मर्सिडीज या BMW कार, BMW का छोटा कोई मॉडल लिया हमने, तो अगर हम बात करते हैं दोनों की, अभी ये नहीं देख रहे स्पेस किस में कितना ज़्यादा, हम ये देख रहे हैं कि किसमें सस्पेंशन कमाल का है। ये जो मर्सिडीज या BMW कार का प्राइस डिफर कर रहा है मारुति 800 से। मारुति 800 पर हमने 4 लाख का मिल रहा है, लेकिन हमने BMW उसी सेम साइज में हमने पता किया तो वो हमें 15 लाख की मिल रही है। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि उसके पास सेकंड लॉ का बढ़िया उसने इस्तेमाल किया है, कमाल का सस्पेंशन है, कमाल का शॉकर है। यानी आप उस कार में बैठकर 1000 किलोमीटर भी आप ट्रैवल करो, आपकी बॉडी में पेन होगा नहीं। आप लोग उसमें बैठकर रोड अगर टूटा भी है तो अगर आप बीच में सड़क में चाय पी रहे हैं गाड़ी चलते हुए भी, तो आपको दिक्कत होने वाली नहीं। ये स्वागत है आपका सुधाकर। तो कभी भी आपको एग्जाम में ये बात पूछता है कि शॉक एब्जॉर्वर चाहे आपकी बाइक्स में, थोड़ी देर के लिए आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि हम जो आपके बाइक में लगे होंगे, आई थिंक शॉकर लगे हैं आपकी बाइक में, सबकी बाइक में लगे हैं नहीं लगे हैं? यस, क्या कहते हैं आप लोग? सुधाकर, अंकित, JCB, राहुल एंड गौतमी, आपके बाइक्स में शॉकर लगे हैं नहीं लगे? आपने ऑब्जर्व किए होंगे, बिल्कुल लगे होंगे। अगर नहीं लगे हैं तो कुछ ऐसा ही सफर होगा जैसे आपने कभी ट्रैक्टर ट्रॉली में सफर किया हो। यस, बम्फर लगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल लगे ही होने चाहिए गाड़ी में। अगर ये नहीं है तो वो हालात हो गए जो ट्रैक्टर ट्रॉली में होते हैं। कभी आप ट्रॉली में सफर किया हो तो खेत खेत, और अगर आपको खेत खेत पता लगा 90 किलोमीटर कहीं सफ़र करना है तो हालत ख़राब हो जाएगी, पता नहीं कौन कौन सी एक्सरसाइज हो जाएंगी, फिर आपको बाबा रामदेव का कपालभाति शायद 2 साल भी ना करना पड़े। तो ध्यान रखना है ऐसा क्यों हो रहा है कि वो सफ़र हमारे लिए दुखदाई हो जाता है। ट्रॉली वाला, ट्रॉली वास्तव में हमारे सफ़र के लिए नहीं बनी है, वो तो सामान को ले जाने के लिए, कोई खेत का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए बनी है। लेकिन अगर हम उसमें सफ़र करते हैं तो क्यों बढ़िया कंफर्ट नहीं आ रहा है? क्योंकि वो सेकंड लॉ का बेहतरीन एग्जाम्पल नहीं है। तो गाड़ी में शॉकर या बम्फर जो है वो क्या करता है, वो सेकंड लॉ अप्लाई करता है, यानी टाइम लिमिट बढ़ा देता है, और टाइम लिमिट बढ़ाने से उसका जो इम्पैक्ट है फोर्स का वो कम हो जाता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो ध्यान रखना है कभी भी एग्जाम में इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए कि सेकंड लॉ वाली बात, एक होता है जैसे एक होता है स्टील, एक होता है स्टेनलेस स्टील, तो जिसमें भी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी वो सेकंड लॉ का बेहतरीन एग्जाम्पल होगा। आजकल तो मैंने सुना, मैंने पढ़ा था, ये जो एक कंपनी है बॉस, आपने शायद पढ़ा होगा, BOSE, ठीक है, बॉस, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल सस्पेंशन गाड़ियों में और गाड़ियों में भी लगाने लगा है। यानी अगर आप चाहते हैं कि कोई साधारण हमारी गाड़ी है, कोई सस्ती गाड़ी है, उसमें भी आप बढ़िया सस्पेंशन लगवाना चाहते हैं तो हो जाएगा। टाइम लिमिट ज़्यादा देन सफ़र इज़ गुड। बिल्कुल बिल्कुल, अगर उसमें देख रहे हैं आप फोर्स जो है, आप फोर्स के इम्पैक्ट को कम करना चाहते हो तो आप किसी तरह सस्पेंशन को बढ़ाओ, यानी टाइम को बढ़ाओ। अगर टाइम का इम्पैक्ट मतलब टाइम बढ़ेगा तो फोर्स का इम्पैक्ट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। शशिकांत, तो एकदम सही कह रहे हैं आप। तो मैं बता रहा था आपको, बॉस एक कंपनी है, ये अमेरिका की कंपनी, हालांकि ये फेमस किसके लिए है? ये अपने स्पीकर बूफर के लिए फेमस है, बट ये आजकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल सस्पेंशन भी लगा रहा है गाड़ियों में, और किसी गाड़ी में भी ये फिट, बट इंडिया में इसलिए पॉपुलर नहीं हो पाया बिकॉज ये बहुत महंगा है। बोस का स्पीकर भी शायद आपने सुना होगा, बहुत कॉस्टली है ये कंपनी। तो ध्यान रखना है, ये किसका बेहतरीन एग्जाम्पल है? सेकेंड लॉ का। नेक्स्ट इज, कभी बात आती है पैकिंग में थर्मोकोल, फूस, अखबार, हवा पैकेट का प्रयोग। खैर, आपका मोबाइल फोन पैक होकर आया तो आपने देखे होंगे एयर पैक्स, वो बबल होते हैं, एयर बबल्स, तो उनमें पट पट या कई ऐसी चीज़ें होती हैं उनमें, वो पैक होके आता है। या हम कभी कांच के बर्तन को जब कभी पैक करके रखते हैं तो उसके बीच में अखबार के टुकड़े रख देते हैं। एंड कोई आपने देखा होगा सेंट गोबेन का कोई बड़ा ट्रक जा रहा है यहाँ से वहाँ, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फूस या पराल भरा होता है। ये स्वागत है आपका नितिन, एंड रविशंकर कुमार, आपका स्वागत है। तो वो क्यों रखा होता है, वो फूस या काफ क्यों रखा होता है? ताकि टाइम लिमिट बढ़ जाए और फोर्स का इम्पैक्ट कम हो जाए। थर्मोकोल भी आपने देखा होगा, कोई आपका फ्रिज, कूलर, AC जो पैक होकर आया है, वो थर्मोकोल क्या करता है? थर्मोकोल कोई जादू नहीं करता है, बस यही करता है जब आपने उस कूलर को ऊपर से नीचे भी गिरा दिया और वो थर्मोकोल में पैक है, तो जब उस पर फोर्स लगेगा तो ये थर्मोकोल
जो फोर्स का इम्पैक्ट है वो ये नहीं आने देगा, यानी टाइम लिमिट बढ़ाता है और फोर्स के इम्पैक्ट को कम करता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे सब सेकंड लॉ के एग्जांपल होंगे। ठीक हो गया? यस नितिन, स्वागत है आपका। तो कभी भी इस प्रकार की कोई बात आ जाए कि थर्मोकोल का, काफ का, न्यूज़पेपर का प्रयोग करना, एयर पैक्स या एयर बबल, ये सब सेकंड लॉ के बेहतरीन एग्जांपल हैं। यस, नेक्स्ट है रेल की पटरियों में बजरी या फाइबर ट्रैक का प्रयोग। ठीक है, नॉर्मल आपको पता है इंडिया में ज़्यादातर जो ट्रैक है वो कंक्रीट का इस्तेमाल होता है, बट बहुत कम जगह ऐसा भी है, जैसे कहीं ऐसे जगह है कि हम ज़्यादा पत्थर नहीं रख सकते, भारी हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, या कहीं मेट्रो में आपने देखा हो कहीं जगह आपको पत्थर नहीं भी दिखते हैं, तो वो हाई मेंटेनेंस ट्रैक हैं, वो उनके नीचे हमें फाइबर लगाना पड़ता है, बट उन फाइबर का लाइफ जो है वो 10 से 15 साल के अंदर वो बदलना पड़ता है। तो ध्यान रखना, कभी भी इस प्रकार की कोई बात आती है कि जो रेल की पटरियां हैं वो किस सिद्धांत पे काम कर रही है, कौन से प्रिंसिपल पर काम कर रही हैं, सेकंड लॉ पे काम कर रही हैं। क्लियर हो गया? ध्यान रखना, ये जो पत्थर हैं, पत्थरों के बीच में गैप होता है, और जब उस पर ट्रेन चलती है तो पटरी पूरी की पूरी वाइब्रेट करती है, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, देखा हो, तो ये वाइब्रेशन से क्या होता है, फोर्स का इंपैक्ट जो है कम हो जाता है, बिकॉज टाइम लिमिट बढ़ेगा तो फोर्स का इंपैक्ट कम हो जाएगा। बिल्कुल 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 अंकित, जैसे ब्रिज पर होता है, अगर ब्रिज कोई भी पुल है, अगर वो ब्रिटल हो जाएगा, ब्रिटल यानी कठोर हो जाएगा, तो वास्तव में वो अच्छा नहीं हो रहा है, खराब हो रहा है। यहाँ ध्यान है ना, ब्रिटलनेस उसकी फोर्स स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बता रहा है। हमें ये देखना है कि वो चीज के अंदर इलास्टिक लिमिट भी उसका अच्छा इलास्टिक होना, उसको होना जरूरी है। अगर वो बिल्कुल इलास्टिक नहीं है तो वो टूट जाएगा। जैसे अगर हम कहते हैं एक शहतूत की गीली लकड़ी जो है वो ज्यादा फोर्स बियर कर सकता है, लेकिन उसी शहतूत की लकड़ी को अगर सुखा दें तो कड़क से टूट जाएगा। क्लियर? तो इस बात को याद रखना है कि जो ये बोल रहे हैं कि रेल की पटरियों में बजरी का प्रयोग या फाइबर ट्रैक का प्रयोग, ये क्या करता है, इलास्टिसिटी बढ़ा देता है। भाई जैसे कई जब ऑफलाइन क्लास में कई बार होते हैं तो स्टूडेंट कहते हैं कि सर क्यों नहीं ये पटरियों को पक्का कर देते हैं, मतलब अब तो भारत आज़ाद हो गया तो पत्थर की बजाय नॉर्मल पक्का ट्रैक कर दें। तो उन मूर्खों को कौन समझाए कि ये क्यों ऐसा किया गया था, क्योंकि अगर पक्का ट्रैक वो करते हैं तो भूकंप आने पर या वैसे भी कोई दिक्कत आती है, बरसात ज़्यादा होते है, वो ऊपर नीचे हो सकती है, यानी ट्रेन जो डीरेल हो जाएगी, पटरी से उतर जाएगी। लेकिन अगर हमने पत्थर बिछा रखा है तो पत्थर में चांस उसके मुकाबले काफी कम है। मैं ये नहीं कह रहा पत्थर में बिल्कुल नहीं होगा, बट उसके मुकाबले बहुत कम चांसेस है। जैसे आपने सुना होगा जापान, जैसे इसका नाम आ ही गया, इमारत वाला, इमारत बनाते समय बजरी, स्टेनलेस स्टील स्प्रिंग का प्रयोग आपने सुना होगा। जापान जो है भूकंप के केंद्र में माना जाता है, और अगर हम औसत देखें जापान में औसतन डेली का एक भूकंप पक्का है। और ऐसा देश भी बुलेट ट्रेन चलाता है, और बुलेट ट्रेन एक साल का एवरेज डिले कितना है उसका, 1 मिनट। मतलब ये अगर इंडियन रेलवे सुन रही हो तो उसको तो शर्म आ जाएगी। मैं मतलब बुराई नहीं कर रहा, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। जो चीज़ हमारी खूबी है वो खूबी है, जो कमी है वो कमी है। ध्यान रखना है कि टाइम के मामले में हमें उनसे सीखना चाहिए कि जिस देश में इतना भूकंप आ रहा है वो देश अपनी बुलेट ट्रेन चला रहा है, उसमें कमाल किसका है, ये विज्ञान का है। और ये साफ साफ कहता है कि अगर उसके ट्रैक, जैसे डीएमआरसी जो है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, वो भी आपको पता है डिजाइन जापान का देन है। इस कारण से दिल्ली में भी अगर भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, इस प्रकार का कोई भूकंप आ जाए, तो रिक्टर पैमाने पर अगर 8 तक का भूकंप भी आ जाए तो मेट्रो जो डिजाइन किया है वो 8 तक का भूकंप सह सकता है, मतलब भयंकर भूकंप सह सकता है। जापान भी बन रहा है इंडिया में बुलेट ट्रेन। यस यस, बहुत बढ़िया, बिल्कुल अंकित सही कह रहे हो आप। तो इस प्रकार की चीज़ ज़रूरी है, बिकॉज अगर कंट्री में इस प्रकार की चीज़ें होंगी नहीं तो हमें पता कैसे लगेगा कि हमें पंक्चुअल। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं सर, जो चल रहा है चलने दो, ऐसा नहीं होता है। हमें दुनिया जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं उसी प्लेटफॉर्म पर दुनिया के दूसरे देश भी खड़े हैं हमारे साथ साथ, तो कंधे से कंधे मिलाकर हमें चलना पड़ेगा। तो हमें पता तो होना चाहिए बुलेट ट्रेन का क्या प्रिंसिपल है। तो चाहे वो अभी छोटे रूप में बात चल रही है अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, बट होना चाहिए। आज अगर हमने छोटा सा ये ट्रैक शुरू किया है तो कल पूरे इंडिया में होगा। तो बिल्कुल हम कामना करते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे। तो ऐसा भी हो सकता है, सुनने में आपको हैरान कर सकता है कि आप रहते हैं दिल्ली में, दिल्ली शाहदरा, और आप जॉब करते हैं मुंबई सांता क्लूज। कहता सर ये क्या बात कर रहे हो, और डेली पैसेंजर है आप। तो ऐसा होता है,
साधारण बात है, मतलब 1000 किलोमीटर है और अगर कोई बुलेट ट्रेन में जा रहा है तो 3 घंटे लगेंगे उसको, तो आप समझ सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। तो किसका बेहतरीन एग्जाम्पल है ये सेकंड लॉ का एग्जाम्पल है। यानी अगर ट्रैक के नीचे बढ़िया से कंक्रीट बिछा रखा है तो मतलब ही नहीं है कि वो भूकंप आने पर भी उसको कुछ दिक्कत आ जाए। इसी प्रकार से इमारत बनाते हैं बजरी, स्टेनलेस स्टील और स्प्रिंग का प्रयोग होगा जहां कहीं भी। ये सेकंड लॉ का एग्जाम्पल है। नाउ ये आपने गेंद पकड़ने वाला एग्जाम्पल शायद देखा हो। गेंद पकड़ते समय हाथों को पीछे की ओर ले जाना। जब आप कभी कैच पकड़ते हैं तो ये आपने देखा हो शायद। आईपीएल तो आईपीएल शुरू हो गया ना। आईपीएल इस बार कहाँ होना है? आईपीएल इस बार यूएई है ना, मेरे ख्याल आई थिंक यूनाइटेड अरब अमीरात में होना डिसाइडेड हुआ है। और शायद उसका सब जब कच्चा चिट्ठा तैयार हो गया और मैच शुरू होने वाले हैं मेरे ख्याल। और तो ये आईपीएल मतलब कुछ मामलों में खास है। आपको पता है कि कोविड-19 के कारण कई प्रकार की प्रिकॉशन लेकर हो रहा है। और मैं बात बता रहा था, जब कभी मैच में वहाँ फील्डर कोई बॉल को कैच करेगा तो जो बॉल को कैच करता है तो हाथों को पीछे ले जाता है। ये बॉल को पीछे ले जाने का मतलब, बॉल को पकड़कर पीछे ले जाने का क्या मतलब है? वो किसका इस्तेमाल कर रहा है? वो सेकंड लॉ का इस्तेमाल कर रहा है। यानी अगर उसने बॉल को जम करके कूद के पकड़ लिया बॉल को, तो आपने क्या किया? टाइम को कम किया। और टाइम कम करेंगे तो आपको चोट लगेगी, और आप टाइम बढ़ाएंगे तो चोट नहीं लगी। तो आपको बात याद रखनी है, आपने गेंद को कैच करते समय किसका इस्तेमाल किया? आपने सेकंड लॉ का इस्तेमाल किया। यस, बढ़ते हैं आगे। यस, अब आ रहा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, गति का तीसरा नियम। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हो सकता है शायद इससे पहले वाले आपको समझने में थोड़ी थोड़ी तकलीफ हुई हो, लेकिन सबसे फेवरेट लॉ। यस यस, बहुत बढ़िया। तो आपने शायद अंकित सुना होगा इस बारे में, और जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं सभी लोग ध्यान से सुनना। बिकॉज जो स्टूडेंट देखो रेगुलर रहेगा तो उसका तो बिल्कुल है, उसको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप समय पर आएँ और अपने बैच का ध्यान रखें। हम कोशिश करेंगे टाइम को यही रखें, और जो स्टूडेंट रेगुलर होंगे उनको बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। तो क्लियर, आपके क्वेश्चंस को भी ज़्यादा वेटेज दी जाएगी। क्लियर। तो एक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और हमारे टीचर कहा करते थे कि ये लॉ जो है थर्ड लॉ, ये महात्मा गांधी ने फेल कर दिया था। तो हालांकि मजाक में कहा था, लेकिन वो बातें अभी तक याद हैं। मतलब अगर किसी को कोई मतलब मारे तो दूसरा गाल आगे कर दें, सामान्यतः ये तो नहीं होता है। कोई हमें मारेगा तो हम रिएक्शन तो देंगे देंगे। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तो देंगे देंगे हम। बट उन्होंने, हमारे टीचर ने कहा था, तो हमें वो बातें अभी तक याद है। तो हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो ये बस यही कहता है। और इसके एग्जाम्पलों पर ही अच्छा खासा जोर देना आपको, बिकॉज वही पूछता है आपको। देखिए एग्जाम अगर पुराने पेपर आप उठा के देखें तो एक फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन आपको पूछी है, क्लियर। बाकी आपको डेफिनेशन नहीं पूछी किसकी, सबके एग्जाम्पल ही पूछे हैं। सिर्फ फर्स्ट लॉ की एक बार उसने डेफिनेशन पूछी थी एग्जाम में, अगर आप पुराने पेपर उठा के देखें तो। जैसे ये एफ बराबर एम में कभी नहीं पूछता, लेकिन शॉकर, सस्पेंशन, इसके एग्जाम्पल पूछता है। हाँ, फर्स्ट लॉ की इसने एक बार डेफिनेशन भी पूछी थी। इसी तरह थर्ड लॉ के भी आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा, एग्जाम्पल पूछेगा। किसी पत्थर को लात मारने पर खुद को चोट लगना। वी फील्स अ बैकवर्ड फोर्स व्हेन वी हिट अ स्टोन। आपने किसी पत्थर को लात मारी और आपको ही चोट लग गई, तो ये क्या है? ये है थर्ड लॉ। ठीक है, गेंद का दीवार से टकराकर वापस आना। रिटर्न ऑफ बॉल आफ्टर स्ट्राइकिंग अ वॉल। ठीक है, आपने बॉल को मारा, टकराकर वापस आएगी। गोली चलाते समय पीछे की ओर लगने वाला बल। क्लियर, आपने बुलेट फायर किया, गन वापस आई। आपने सुना होगा एक आतंकवादी संगठन के बारे में, उसका क्या नाम था? ये अब तो शायद उसका तहस नहस हो गया। आईएस, अमेरिका एंड फ्रांस, नाटो उसके पीछे पड़ गया था, आपने सुना होगा। काफ़ी देशों ने मिलकर, इसका पूरा नाम था इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ये जो आईएसआईएस के बारे में अभी चर्चा चल रही है, क्यों बता रहा हूँ? यहाँ पर आपको पता है, ये कोई बहुत ट्रेंड लोग तो जाते नहीं आतंकवादी बनने के लिए। कोई भी इधर चला गया तो इन लोगों को कई गन्स दी गई,
तो ये अपने मुंह के सामने रख के गन, पुरानी वाली गन्स, और फायर कर रहा है, और सामने वाला तो मरा नहीं है, खुद मर गया। माने ये आतंकवादी किस प्रकार के, आप समझ सकते हैं। कोई इनके पास कोई मोटिव नहीं है, कोई इनका सही वो नहीं है, तो ये तो मरने के बाद आपको पता है तो नरक में ही जाने वाले हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, गन चलाते समय जो ध्यान जो आपको एक फौजी को सिखाया जाता है वो यहाँ कभी नहीं सिखाया जाता है नॉर्मल एक साधारण व्यक्ति को जो खुली भर्ती में आतंकवादी बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि देश के प्रति वफादार होना ज़रूरी है, और हमेशा अपने हर काम में हमें कहीं ना कहीं देश के बारे में विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। ये स्वागत है आपका, मानसी मिश्रा, आपका स्वागत है। तो जो हमारी पैरेलल टॉक्स होती है वहां पर हम कई क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर के भी निकल जाते हैं। ध्यान देना है, आईएसआईएस का पूरा नाम क्या है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। और जब कभी वो फायर कर रहा है तो अगर उससे गन वो होल्ड नहीं कर पा रहा है तो गन वापस आ रही है ड्यू टू थर्ड लॉ। अब आप सोच रहे हो सर आजकल की जो AK-47 आई कि उसने थर्ड लॉ को फेल कर दिया है। फेल नहीं किया है, बट उसने इस फोर्स को क्या किया है, उसने उस फोर्स को ओमनी डायरेक्शनल कर दिया। यानी पुरानी गन्स में क्या होता था, एक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स, और ये एक दिशा में होता था, इसीलिए उसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा होती थी। लेकिन जो AK-47 है, AK-56 है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस फोर्स को कई दिशाओं में बांट दिया। यानी जब ये स्प्रिंग यहाँ लगा होता है तो यहाँ पर ये कई दिशाओं में इस फोर्स को बांट देता है, जिस कारण से वो एक दिशा में इफेक्टिव नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान रखना है। यस अनिल, स्वागत है आपका। तो कभी भी एग्जाम में आपको इस प्रकार के कोई क्वेश्चन आ जाए कि बुलेट फायरिंग के समय जो आप फील करते हैं जर्क फोर्स, वो उसका कारण है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति का तीसरा नियम। ठीक है, एंड और भी इसमें काफी एग्जांपल है। नाव से जमीन पर उतरते समय नाव का पीछे हटना, बोट मूव्स इन बैकवर्ड व्हेन वी ऑफ बोर्ड फ्रॉम इट। जब कभी भी आप घूमे होंगे नाव पर, आपने घूमा होगा, तो जब कभी भी नाव से उतरते हैं और कई लोग एक साथ उतर रहे हैं तो केवट क्या करता है, आपको उतारने से पहले नाव को टाइट बांध देता है, उसके बाद वो कहता है कि आप लोग उतरें। क्योंकि जब आप चलते हैं तो आपको पता है थर्ड लॉ पर आप चलते हैं, जब आपका पैर, पंजा या जूता उस बोट पर रखा जाएगा और उसके पीछे धकेलेगा तो बोट काफी पीछे निकल जाएगी, इसीलिए नाव को बांध दिया जाता है। तो कह रहा है नाव से जमीन पर उतरते समय नाव का पीछे हटना, ये कारण है इसका थर्ड लॉ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कुएं से पानी निकालते समय रस्सी टूटने पर पीछे की ओर गिरना, बॉडी मूव्स बैकवर्ड व्हेन रोप सडनली ब्रेक ड्यूरिंग अपलिफ्टिंग ऑफ वाटर। तो जब कभी भी आप कोई पानी की बाल्टी निकाल रहे हैं, काफी भारी बाल्टी और रस्सी पतली या रस्सी टूट जाए तो आप पीछे गिरेंगे। देखिए आपने उसको होल्ड किया था तो क्या हो रहा था, एक्शन फोर्स जब तक आप रिएक्शन फोर्स बराबर करेंगे तो वो बाल्टी रुकी रहेगी, और जैसे आप फोर्स बढ़ाएंगे तो बाल्टी आपके पास आना शुरू हो जाएगी। बट स्टिल आपने इस फोर्स को पहले ओवरकम किया है, इसके बराबर आपने फोर्स लगाया तब ये ऊपर जाना शुरू हुआ है। तो आप सोचे अगर सडनली ये फोर्स जीरो हो जाए तो आपको भी यहाँ जीरो करना चाहिए था, बट आप नहीं कर पाए, इस कारण से आप पीछे गिर गए। या आपने किस प्रकार का कोई रस्सा कस्सी खेला हो, क्लियर, या आपने कभी स्विमिंग रेस लगाई हो। जब हम पानी में रेस लगाते हैं तो हाथों को चप्पू की तरह इस्तेमाल करते हैं, या आपने वो केरला में एक नौका दौड़ देखी होगी, लंबी लंबी नावें होती है उसमें वो रेस लगाते हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। ठीक हो गया। रस्सा कस्सी हमने तो भाई खेला है कॉलेज में, रस्सा कस्सी, टग ऑफ वॉर। तो उसमें क्या होता है, एक टीम में 10 मेंबर उस तरफ है, 10 मेंबर इस तरफ है, बीच में एक लाइन है, तो हमें अपनी तरफ लेकर आना है, उनको वहां लेकर जाना है। तो आपने कभी देखा होगा, कभी कभी हम जीत कर भी हार जाते हैं, क्लियर है ना, जीत कर भी हार जाते हैं, मतलब सामने वाले ने शरारत क्या की, ये लाइन है और ये रस्सी है, तो इन लोगों को लगा कि अब तो हम हारने वाले हैं, तो सडनली उन्होंने रस्सी को छोड़ दिया। अगर रस्सी को उन्होंने छोड़ दिया या रस्सी टूट गई तो हम गिरेंगे बुरी तरह से। ये किस कारण से हुआ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण। एंड अगला एग्जांपल है रॉकेट का उड़ना, रॉकेट शूटिंग, याद है इस राजा मोहंती, आपका स्वागत है। रॉकेट कोई भी हो, चाहे वो GSLV PSLV हो, चाहे कोई दिवाली वाला बारूद वाला रॉकेट हो, वो थर्ड लॉ पर ही उड़ता है। क्लियर हो गया। मैं रॉकेट की बात कर रहा हूं, मैं एरोप्लेन की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना है। एरोप्लेन जब रनवे पर भागता है तो बर्नौलिस थ्योरम लगाता है, और उसके बाद जब वो अपने निश्चित ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो फिर वो लगाता है एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन। क्लियर हो गया, यानी उसका जो जेट उसको हवा पीछे फेंकता है और आगे बढ़ता है, लेकिन उठने के लिए वो क्या लगाता है, बर्नौलिस थ्योरम। लेकिन जो रॉकेट होगा
रॉकेट, मिसाइल, वो हमेशा ही थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाएगी। ठीक हो गया? तो आपको बात याद रखनी है कि रॉकेट का उड़ना, वो गैस पीछे छोड़ रहा है, ये एक्शन फोर्स, ऊपर बल मिल रहा है उसको रिएक्शन फोर्स। नेक्स्ट अगली स्लाइड में बढ़ते हैं हम लोग। यस, ये जो सर्कुलर मोशन के एग्जांपल है ये भी हम लोग थर्ड लॉ में पढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन गोल गोल घूमते समय दो प्रकार से। वीडियो रुक रहा है क्या? वीडियो रुक रहा है? एक बार आप राजा, आप एक बार फिर से जरा इसको रिफ्रेश करें। राजा मोहंती, एक बार रिफ्रेश करें आप इसको, क्योंकि काफ़ी लोग भी जुड़े हैं हमारे साथ। उनको मेरे ख्याल दिक्कत नहीं आ रही है। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो आप मुझे बताएं। एक बार रिफ्रेश करें आप इसको और कनेक्शन को फिर से ज्वाइन करें, बिकॉज काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल हैं एंड मानसी हैं। ओके ओके ओके, तो क्या कर सकते हैं इसमें? यस, आपको क्लियर आ रही है वॉइस? यस, अंकित आपको आवाज़ आ रही है साफ? ओके, राजा, अंकित भी हमारे साथ हैं और भी हैं, वो कह रहे हैं ठीक आ रहे हैं। तो एक बार आप अपने हैंड से चेक करें, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, नेटवर्क इशू तो नहीं आ रहा कुछ। यस, अभी बात करें सर्कुलर मोशन की। जब हम गोल गोल घूमते हैं तो दो प्रकार से फोर्स लगता है। आई विल ट्राई वंस अगेन। ओके, तो फिर आप यही कर सकते हैं, वीडियो ऑफ करके खाली आप ऑडियो सुने, बिकॉज हमें तो सोल्यूशन चाहिए। बिल्कुल, हमें प्रॉब्लम नहीं, सोल्यूशन पर बात करनी है। किसी ना किसी तरह सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा हमें। और अगर सोल्यूशन निकल जाता तो हमारी ज़िंदगी, आपको पता है, दूसरों से बेटर हो सकती है। तो सोल्यूशन निकालने पर ही हम चर्चा करें। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिक्कत है ही, जिससे या तो मेरे साइड से दिक्कत है, आपके साइड से दिक्कत है। अगर वो दिक्कत दूर हो जाती है तो आपको पता है हमारा जीवन सुखमय बन जाता है। तो हमारे, लेकिन माथे में कभी लकीरें नहीं आनी चाहिए। मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा, कोई भी स्टूडेंट मेरा है, दुखी होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। हमें, हम प्रॉब्लम के नीचे नहीं है, प्रॉब्लम के ऊपर है, और हमें ही वो तय करना है कि प्रॉब्लम को कैसे शॉर्ट आउट करें। क्लियर है? तो ध्यान रखना है, कभी इस प्रकार की प्रॉब्लम आए भी तो कीप ट्राई, ट्राई करते रहें, ट्राई करते। और यही एक फौजी का जज्बा है। 10 बार हार कर भी जीत जाता है। तो ट्रेनिंग में कितनी बार उसको टॉर्चर कर देते हैं, उसके बाद भी वो जीत जाता है। तो आप लोगों को ट्राई करते ही रहना चाहिए, और यही जिंदगी का असूल है, यही जिंदगी का नियम है। यस, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब गोल गोल घूम रहे हैं, अंदर की तरफ गिर रहे हैं, ये क्या है? हमारा एक्शन फोर्स। और जो बाहर की तरफ हमें बैलेंस करने के लिए लगा रहे हैं, ये हमारा रिएक्शन फोर्स। तो आप लोगों को याद रखना है, कभी भी आपको कोई भी ऐसा सर्कुलर मोशन का एग्जांपल आए, उसमें अंदर की तरफ गिरा रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स, ध्यान रखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की तरफ जो फोर्स होगा, ये रिएक्शन फोर्स माना जाता है, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो आप लोगों को बस आपको यही आइडेंटिफाई करना होगा कि ये अंदर की तरफ गिर रहा है या बाहर की तरफ। क्लियर? तो हमारे पास करीबन 7 मिनट रह गए हैं, तो हमें ये कंक्लूड करना है थर्ड लॉ में। अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, साइकिल और बाइक राइडर बेंड्स हिज बॉडी टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। जब कभी भी आपके साथ हुआ होगा ये, आप मोड़ पर मुड़ते हैं, जैसे ऐसे मुड़ रहे हैं, तो आप अंदर की तरफ थोड़ा झुक जाते हैं। आपने कभी रेस देखा होगा, जैसे उस तरफ मुड़ रहे हैं तो ऐसे। तो ये करना क्या चाहता है? जैसे बाइक जा रही थी इस दिशा में, तो वो इसी दिशा में रहना चाहेगी। बट अगर आप इस दिशा में मुड़ रहे हैं, तो आपको एक अंदर की तरफ एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, और ये है सेंट्रीपिटल, और यही एक्शन फोर्स है। ठीक हो गया? तो ध्यान रखना है आपको, कभी एग्जाम में आ जाए कौन से फोर्स लगने के कारण आप कोने में गिरने से बच जाते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स से आप बच जाते हैं। और इसी प्रकार से कोई रेलवे ट्रैक है या कोई सर्कुलर रोड है, कोई सड़क पे आप मुड़ते हैं, तो वहां पर भी आपने अब देखा हो, अगर इस प्रकार को खतरनाक मोड़ ऐसे, तो ये वाली साइड होती है नीचे की तरफ, और ये वाली साइड होती है उठी हुई। तो ऐसा जब आप निकलेंगे, तो आपको जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा, जो आपको गिरने से बचा लेगा। तो आप लोगों को याद रखना है, कभी भी सर्कुलर मोशन में आप अंदर की तरफ झुकते हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण आप बचते हैं। एंड अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एग्जाम्पल बहुत हैं। और एक बात याद रखना, फिजिक्स के एग्जाम्पल जो आ रहे हैं ज्यादा, वो सेंट्रीपिटल के हैं। और कोई बायोलॉजी या केमिस्ट्री का एग्जाम्पल पूछ रहा है, कोई लेबोरेटरी में टेस्ट हो रहा है
या कोई आप मथानी से मथ रहे हैं, वो सब सेंट्रीफ्यूगल के एग्जाम्पल होंगे। ये रिएक्शन फोर्स माना जाता है। ध्यान रखना है, एक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, रिएक्शन फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है? दूध दही से मक्खन या क्रीम अलग करने पर जब आप बटर सेपरेशन करते हैं, इनफैक्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो सबसे पहली हमें घटना मिलती है वो एंशिएंट बुक्स में मिलती है, यानी कई हजार साल पुरानी जो किताबें मिलती हैं, लाइक पुराण, महाभारत। आपने सुना होगा समुद्र का भी मंथन हुआ था। मंथन मीन्स डेंसिटी सेपरेशन हुआ था, जहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाकर अलग अलग चीजें अलग अलग की गई थी। बेशक से चाहे वो कुछ कई लोग उसको मिथ भी कहते हैं कि ये सारी माइथोलॉजी है, क्या है, बेशक से वो मिथ है, लेकिन हमें इतना जबरदस्त साइंस के बारे में बात बता रहा है कि समुद्र में जो चीजें हैं उनको अलग करने के लिए उसने मंथन किया। हम यही तो करते हैं। हम जब कभी भी दही को मथते हैं तो डेंसिटी सेपरेशन होता है, यानी मक्खन हल्का होता है, बीच में आ जाता है, लस्सी किनारे चली जाती है। आपको याद है, जब कभी भी आप दही को मथ लेंगे, उसमें से मक्खन निकाल लेंगे तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दही में से मक्खन निकालने के बाद डेंसिटी बढ़ती है, घटती नहीं है। बिकॉज दही का मतलब आपने ऑयल पार्ट निकाल लिया और रह क्या गया, वाटर, और वाटर की डेंसिटी ऑयल से ज्यादा होती है। ठीक हो गया? इसी प्रकार से वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाना माने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना। कैसे? जैसे ये ड्रायर है, आपने सुना होगा वॉशिंग मशीन में ड्रायर, या शायद आपने कपड़े कभी धो के भी देखे हो, या नहीं भी देखे हैं तो आपने ये सुना तो जरूर होगा। वॉशिंग मशीन में आपने ये कपड़े गीले डाल दिए, ठीक है, और इसमें एक छेद होते हैं, और जब आप इसको तेजी से घुमाते हैं तो छेदों से पानी तो बाहर निकल जाता है, कपड़े अंदर रह जाते हैं। तो पानी बाहर निकल रहा है मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है और कपड़े अंदर रह गए। तो वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना। इसी प्रकार से रक्त, पेशाब, लार की जांच, ब्लड, यूरिन, सलाइवा टेस्ट इज बेस्ड ऑन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर हो गया? तो ध्यान देना, कोई भी बायोलॉजी लैब में स्टर्लिंग प्रोसेस, जैसे कहते हैं ना आपके ब्लड में आयरन कम है, आयरन ज्यादा है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? उस सैंपल को रोटेट किया गया, घुमाया गया है, तब हमें पता लगा वो चीज कम है या ज्यादा है। इसी प्रकार से आपने सुना होगा एक सर्कस में बोलते हैं मौत का कुआं, इसको सर्कस डेथ रिंग। इसमें बाइक सवार क्या करता है, करतब दिखाता है। आप लोगों ने देखे होंगे शायद, सर्कस में कभी गए हो आप तो। ये सबसे फेमस एक्ट माना जाता है इसमें कि यहाँ पर एक बाइक राइडर छत पे इससे यहाँ चला गया, और ये है बाइक राइडर। तो फिल्म में भी, यस, फिल्म में भी शायद आपने देखा होगा अंकित। तो ये छत पे चला गया, मेन कमाल ये कि छत पे यहाँ चला गया फिर भी वो नीचे नहीं गिर रहा है। तो समझने वाली बात क्या, देखो वेट उसका नीचे ला रहा है, यानी mg उसको नीचे गिराना चाहता है, बट उसको कौन ऊपर रखना चाहता है, वो है mv²/r। ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अगर mv²/r ज्यादा हो गया किससे, mg से, तो वो नहीं गिरेगा। और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर। व्हाट इज दिस r? r इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ये इनवर्सली है। तो जितना बड़ा चक्का घूमना आपको उतनी ज्यादा वेलोसिटी लगानी पड़ेगी आपको। तो आप उसकी स्पीड बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, और अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई और आप mg से ज्यादा आ गए तो आप फिर अंदर गिरने वाले नहीं है। लेकिन मैं आपको, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जब कभी स्टंट बाय बाइक राइडर दिखाता जो एक्शन फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, एक्शन फोर्स का माने जो आपको अंदर गिरा रहा है, वो अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स कहा जाएगा आपका वेट। और ये क्या पैदा कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। मेरी बात याद रखना, सर्कुलर मोशन में जो एक्शन फोर्स है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, रिएक्शन फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर? इस प्रकार का कोई स्टंट आपने भी किया हो, शायद आपको याद आ रहा हो। अंकित कुछ याद आ रहा है? पानी की खुली बाल्टी तेज घुमाने पर पानी का ना गिरना। मैंने तो ये वाला स्टंट किया है। ये स्वागत है आपका पिंक कुमारी, आपका स्वागत है। तो कभी भी आपको एग्जाम में आ जाए कि बाल्टी में आपने पानी भर के बकेट में रस्सी बांधकर तेज घुमाया, अगर आप बढ़िया ढंग से घुमाएंगे उसको तो एक भी बूंद नहीं गिरेगी। हाँ किया है, बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल करना ही चाहिए। तो ये किसका एग्जाम्पल है, बेहतरीन एग्जाम्पल, थर्ड लॉ का। ठीक हो गया? तो ये सारे एग्जाम्पल आपको देखने हैं। और कोई अगर हमें लास्ट में ज्वाइन कर रहा है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप टाइमली हमें जुड़ें ताकि हम इसको अच्छे से डिटेल डिस्कस कर पाएँ। और कल की क्लास भी हम लोग 8 बजे ही करने वाले हैं, 8 से 9 बजे क्लास होगी। और कल की क्लास भी बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है। इलेक्ट्रिसिटी का आपको कोई भी डाउट है, करंट का,
वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी, बिजली का बिल, वो सारी बातें हम सीरीज पैरेलल कल डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइमली जुड़ना आप लोग। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि कोई अगर प्रोफाइल नहीं मिला है तो बिल्कुल आसानी से वो गूगल पर जाए और सनत वाजपेयी लिखे, उसको मेरा अनअकैडमी वाला प्रोफाइल टॉप में मिल जाएगा। सनत वाजपेयी अनअकैडमी लिखे तो मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, ताकि आपको नई क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग टाइमली हमें ज्वाइन करें। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप सबको इंजीनियर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इंडियन इंजीनियर्स डे भी है। आज के दिन ही एक बहुत मैसूर के एक इंजीनियर, जाने माने इंजीनियर, जिन्होंने एक ऐसा ब्रिज बनाया था जो आज भी टिका हुआ है, उनका नाम सॉरी मैं नहीं जान रहा हूँ, आप लोग इंटरनेट पे चेक कर लीजिएगा। और उन्हीं के नाम पर आज मनाया जाता है इंडियन इंजीनियर्स डे। ठीक है, तो भगवान करे आप लोग भी ऐसे इंजीनियर बने जिनका पूरी दुनिया में नाम हो। क्लियर है? बेस्ट ऑफ लक, डू योर बेस्ट, गुड नाइट।